नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को भारत की तरफ से दी गई जानकारी पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह समझौता तो 1994 में कांग्रेस सरकार में हुआ था, ऐसे में असली देशद्रोही तो कांग्रेस ही हैं। निशिकांत ने कहा कि 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया था, तब भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो यह समझौता लागू हुआ। इसके तहत सेना, नौसेना कहां तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी, ये बातें दुश्मन देश से शेयर की जाती थी। भाजपा सांसद ने सवाल किया कि क्या ये सारी बातें देशद्रोही नहीं हैं। निशिकांत दुबे के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इस व्यक्ति की जानकारी दुरुस्त कर दें कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन फरवरी 2091 में ही वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा चुनाव घोषित हो चुके थे। आगे की जानकारी के लिए ये अपनी पार्टी के साथी नीरज शेखर से संपर्क कर लें। कांग्रेस नेता सुप्रश्नेत ने कहा कि चलो इस बार अपनी जहीलियत दिखाते वक्त बीजेपी ने ये मान ही लिया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को हमारी सेना के आक्रमण की अग्रिम जानकारी दी थी। जिस एग्रीमेंट का ब्यौरा डिग्री दुबे दे रहे हैं वो शांतिकाल के लिए था, युद्ध की स्थिति में मुखबिरी करने के लिए नहीं। और आखिरी बार राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से 6 मार्च 1991 को ही समर्थन वापस ले लिया था। यह एग्रीमेंट 6 अप्रैल 1991 का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार 24 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके का दौरा करेंगे। इस दौरान वो हालिया पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए और प्रभावित लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। पार्टी नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था। इस हमले के बाद भी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे। इसी के बाद अब वो पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी के बाद एक बार फिर इलाके का दौरा करने जा रहे हैं। भारत ने स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद को देखते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द किया, जिसके बाद पाकिस्तान में पानी को लेकर भारी अस्थिरता पैदा हो गई है। इस बीच उसके दोस्त चीन ने कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बनाए जा रहे एक बांध को जल्द से जल्द पूरा करने जा रहा है। ये बांध स्वात नदी पर मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा है। चीन की सरकारी कंपनी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 2019 से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट को अगले साल पूरा किया जाना था, लेकिन पानी की कमी को देखते हुए पाकिस्तान आनन फानन में चीन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आतंकवादी हाफिज सईद की भाषा से मिलती जुलती भाषा का इस्तेमाल किया है। वो सिंधु जल संधि को भारत द्वारा स्थगित करने के मुद्दे पर एक सार्वजनिक सभा में बोल रहे थे। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकोगे तो हम आपकी सांस रोक देंगे। उनका बयान हाफिज सईद द्वारा इस्तेमाल की गई शत्रुतापूर्ण बयानबाजी को दिखाता है। सोशल मीडिया एक्स पर घूम रहे एक वीडियो में हाफिज सईद को वही शब्द कहते हुए सुना जा सकता है। भारत ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता, क्योंकि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। दिल्ली श्रीनगर उड़ान का संचालन कर रहे इंडिगो के एक पायलट ने बुधवार को अचानक ओलावृष्टि से बचने के लिए शुरुआत में लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। अनुमति अस्वीकार किए जाने के कारण विमान ने अपने मूल उड़ान मार्ग को बनाए रखा और गंभीर अशांति का सामना किया। बता दें, टीएमसी के सांसदों सहित 220 से अधिक लोगों को ले जा रहे इस विमान में अचानक ओलावृष्टि होने लगी और पायलट ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण को इसकी आपात स्थिति की सूचना दी। बुधवार को विमान सुरक्षित उतर पाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। बीबीसी बांग्ला सेवा ने गुरुवार आधी रात को छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम के हवाले से खबर दी। इस्लाम ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि हम आज सुबह से सर यानी यूनुस के इस्तीफे की खबर सुन रहे हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सर से मिलने गया था। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि स्थिति ऐसी है कि वो काम नहीं कर सकते। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ढाका में तीनों सेनाओं के कार्यक्रम में जनरल वकार ने मोहम्मद यूनुस को सख्त संदेश दिया। उन्होंने बांग्लादेश में आम चुनाव कराने का भी अल्टीमेटम दे दिया। म्यांमार सीमा पर प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर को खूनी गलियारा करार देते हुए कहा कि इसे नहीं बनने दिया जाएगा। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वकार ने दो टूक कहा कि जब तक देश में
चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। माना जाता है कि मोहम्मद यूनुस ने रखाइन कॉरिडोर पर सहमति जताई थी, जिसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा माना जाता है। जनरल वकार की चेतावनी के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रखाइन कॉरिडोर पर यू टर्न ले लिया है। एंकर सुधीर चौधरी अब डीडी न्यूज से जुड़ गए हैं, लेकिन डीडी न्यूज में अपने पहले शो के कारण ही चर्चा में आ गए हैं। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बताया है कि डीडी न्यूज पर अपने शो डी कोड के पहले ही दिन सुधीर चौधरी ने इंडिया पाक संघर्ष की बात करते हुए 2 वीडियोस दिखाए। इनमें से एक वीडियो 2021 में इजराइल आयरन डोम का था, तो दूसरा वीडियो डीडी न्यूज पर ही 2024 में मौजूद था। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन विभाग ने एक अफगानी नागरिक को पकड़ा है। उसके पास से फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं। आरोपी फ्लाइट से शारजाह जाने की तैयारी में था। पूछताछ के दौरान इमिग्रेशन अधिकारियों ने युवक को सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है। जांच में पता चला कि आरोपी का असली नाम जंदुल्ला दाद मोहम्मद है। वो अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत का रहने वाला है। दिसंबर 2019 में 6 दिन के मेडिकल वीजा पर भारत आया था। तब से वो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहा था। पूछताछ में उसने अपना नाम रेहान बताया था, लेकिन उसके बोलने के एक्सेंट ने उसको पकड़वा दिया। उसकी बोली पर इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों को शक हुआ। जांच पड़ताल में पकड़ा गया। उसके पास जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड सब फर्जी थे और उसने पटना से फर्जी दस्तावेज लगाकर पासपोर्ट बनवाया था। दिल्ली विश्वविद्यालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के परिसर में दौरे पर आपत्ति जताई। डीयू ने इसे संस्थागत प्रोटोकॉल का उल्लंघन और स्टूडेंट गवर्नेंस ऑपरेशन में व्यवधान बताया। प्रोक्टर कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि राहुल गांधी ने बिना किसी सूचना के विश्वविद्यालय में आने का काम दूसरी बार किया है। बता दें, पिछले दिन राहुल गांधी डीयू में उत्तरी परिसर में SC, ST और OBC के छात्रों के साथ उन्होंने बातचीत की, जिसमें प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय के मुद्दे पर ध्यान फोकस किया गया। ये सत्र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने गांधी के दौरे की निंदा की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी घटना फिर नहीं होगी। वाशिंगटन DC में एक यहूदी संग्रहालय के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या करने वाले संदिग्ध पर हत्या के अलावा हथियार रखने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पिरो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बुधवार रात के हमले की घृणा अपराध के रूप में जांच की जा रही है। अभी और भी आरोप लगाए जा सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा, यह मामला मृत्युदंड योग्य है। गुरुवार को अदालत में हुई सुनवाई में संदिग्ध पर आरोप लगाए गए और उसे 18 जून तक हिरासत में भेज दिया गया। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने का अधिकार समाप्त कर दिया है। इसके कारण अब अमेरिका के सबसे पुराने विश्वविद्यालय के साथ इसका गतिरोध बढ़ गया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा, यह देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक चेतावनी है। वहीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने एक बयान में इस कदम को गैर कानूनी बताया है। बता दें, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले शैक्षणिक वर्ष में 6,700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने दाखिला लिया था। ये कुल छात्र संख्या का 27% है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.